हाँ, बुलडोजर राज है, उसी को आप राम राज्य कह रहे हैं। ये बुलडोजर राज है, ये काहे का राम राज्य? उत्तर प्रदेश में लगातार वो तो घोषित रूप से बुलडोजर की सरकार चल रही है। ये वो सत्ता है जो ये कहती है कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। जनता की आवाज़ कहाँ होती है? 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। वो 2047 क्या, वो 4047 का भी विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि उनको करना तो कुछ है नहीं। FIR होती रहती हैं, झूठ के आधार पर सत्ता आपकी है, आप कुछ भी कराते रहिए। ये न्याय तंत्र कहाँ है? चल रहा है? आपको लगता है कि सत्ता में कुछ ऐसा है कि जो न्याय हो रहा हो? दलितों पिछड़ों के साथ कोई न्याय हो रहा है क्या? केवल भाषण देंगे वहाँ पे बैठ के। पहले वाले राजीव कुमार थे, वो शायरी सुनाते थे। ये हैं तो भाषण देते हैं। इस देश को भाषण और राशन नहीं चाहिए। अपनी बातों को बेबाकी से कहने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत सर हमारे साथ हैं। रविकांत सर अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में बातें पॉलिटिकल भी होंगी। सर, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई होगी। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, किसी भी पार्टी के साथ जब आप एसोसिएट होते हैं तो पार्टी की भी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, समाज की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। और मैंने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया, क्योंकि इस समय जो राजनीतिक और सामाजिक हालात हैं, एक तरफ दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं 150% बढ़ी, ये NCRB का डेटा कहता है। उत्तर प्रदेश में लगातार वो तो घोषित रूप से बुलडोजर की सरकार चल रही है। दलित हों, OBC हों, माइनॉरिटी के लोग हों, उनको जिस तरीके से जमींदोज करने की कोशिश हो रही है। और दिल्ली में आप बात करें, नागपुर से बात करें, तो वहाँ तो संविधान ही ख़त्म करने की बात हो रही है। हम लोग बराबर बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। संविधान को बचाने की जो मुहिम राहुल गांधी ने शुरू की है, ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि हम लोग इस मुहिम के साथ जाएं, क्योंकि अगर संविधान ख़त्म हो गया और मनुस्मृति जो चाहते हैं, इस समय तो मनुस्मृति को लेकर के बहुत सारे लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। उस मनुस्मृति का जिसे 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, तो मनुस्मृति साहब लागू करेंगे तो दलित कहाँ होगा, पिछड़े कहाँ होंगे, शूद्र बना दिए जाएंगे, महिलाएं कहाँ होंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि संविधान और लोकतंत्र इस देश में पूरे तरीके से मजबूत रहे। जो खतरे सामने हैं, उन खतरों के मद्देनज़र हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि राहुल गांधी जी के साथ चला जाए। आज अगर हम नहीं उनके साथ जाते हैं, क्योंकि ये कोई आज का नहीं है, मैं 10-15 साल से एक्टिविज़म में हूँ, दलितों के मुद्दों पर, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर लगातार बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये लगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर हम इस मुहिम में शामिल नहीं होते हैं और कहीं संविधान को बदल दिया गया, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी। अक्सर आप देखते हैं सर, लोग सत्ता के साथ जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, वो राजनीतिक लोग होते हैं, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलता हूँ, साहित्य लिखता पढ़ता हूँ। ज़रूरत इस समय विपक्ष को मजबूत करने की है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर होते हैं, चाहे विपक्ष में 2 लोग ही क्यों ना हों। लेकिन ये वो सत्ता है जो ये कहती है कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। जनता की आवाज़ कहाँ होती है? विपक्ष के जरिए आती है। तो विपक्ष के साथ जाना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी, यही प्रधानमंत्री, यही अमित शाह ये कहते हैं कि भाई संविधान को खतरा अगर है तो समाजवादी पार्टी से है, कांग्रेस से है, राहुल गांधी से है, अखिलेश यादव से है। इस तरह की बातें करते हैं। 2047 के डॉक्यूमेंट विजन पेश हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, आपने देखा 24 घंटा चर्चा हुई। तो जब इस तरीके की बातें होती तो उसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? देखिए, ये सपना ही तो दिखाना है। वो 15 लाख का सपना दिखाया था, हर आदमी के बैंक में आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। वो 2047 क्या, वो 4047 का भी विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि उनको करना तो कुछ है नहीं, जिम्मेदारी तो कुछ है नहीं, केवल लफाजी करना। यही मनुवाद है कि आपको केवल दिखाना है वसुधैव कुटुंबकम, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, और रोज ये लिंचिंग हो रही है। इसका जवाब कौन देगा? ये लोकतंत्र है, ये संविधान का शासन है, यहाँ पर लफाजी नहीं चलती है। राम राज्य है ना सर?
हाँ, बुलडोजर राज है, उसी को आप राम राज्य कह रहे हैं। ये बुलडोजर राज है, ये काहे का राम राज्य है? किस राम को ये मानते हैं? अयोध्या में घोटाला किया है इन्होंने, ज़मीनों में घोटाला किया, सड़क में घोटाला किया, ये राम को मानने वाले लोग हैं। खैर, ये मुद्दा अलग है, लेकिन असल में इनका केवल एक ही राज्य है कि हम सत्ता में कैसे रहें, कैसे हमें दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाना है, कैसे महिलाओं को दहलीज के भीतर धकेलना है, कैसे शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से वंचित करना है इन समाजों को। ये विशुद्ध रूप से मनुवादी लोग हैं, वर्चस्वशाली लोग हैं। इन्हें केवल और केवल इस देश के संपत्ति पर कब्जा करना है, इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करना है। अब राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं साहब, रिजर्वेशन अब 50% से ऊपर बढ़ाएंगे और भागीदारी सबकी सब जगह होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि पत्रकारिता में कितने लोग हैं जो दलित पिछड़े हैं, अभी कॉरपोरेट में कितने लोग हैं जो दलित पिछड़े हैं, जुडिशरी में कितने हैं। तकलीफ़ चल रही है, इससे समय बहुत डरे हुए लोग हैं। ये इनको तकलीफ़ इसी बात की है कि दलित और पिछड़े अब राजनीति में आ रहे हैं। भाई, मुझसे क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन तकलीफ़ ये है कि एक अम्बेडकरवादी आ रहा है, एक दलित आ रहा है जो लड़ता रहा है, जिसको आपने लगातार कुचलने की कोशिश की, FIR कराई। मैं तो तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखा दो ना मुझे। FIR होती रहती हैं, झूठ के आधार पर सत्ता आपकी है, आप कुछ भी कराते रहिए। ये न्यायतंत्र कहाँ है, चल रहा है? आपको लगता है कि सत्ता में कुछ ऐसा है कि जो न्याय हो रहा हो? दलितों पिछड़ों के साथ कोई न्याय हो रहा है क्या? जीरो टॉलरेंस की बात तो हो रही है। बात तो अभी आपने कहा कि 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की हो रही है, बात तो राम राज्य की हो रही है, बात तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बात से नहीं होता है। संविधान, लोकतंत्र, उसके मूल्य, इसके जरिए शासन तंत्र चलेगा, कहने से नहीं चलेगा, जबान से नहीं चलेगा, संविधान के जरिए चलेगा। आप कहते कुछ भी रहें, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाबा साहब का जो सिद्धांत है, नेहरू जी और गांधी जी का जो रास्ता है, ये देश उसी पर चलेगा। ये कुछ भी कह सकते हैं, इन पर ना मैं कभी ज़्यादा विचार करता हूँ, और मुझे लगता है कि ना इस देश के लोगों पर। आपको लगता है सर कि अब देश की जनता को, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि अब कुछ सोच समझ करके और बदलाव की ज़रूरत है, आपको लगता है क्या? नहीं, बदलाव की ज़रूरत तो 2019 से लोग महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि 2019 के बाद बीजेपी ने कोई चुनाव जीता है? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। सत्ता में तो है ना सर। सत्ता में चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अभी कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, परसों की? अगर आप चुनाव आयोग ईमानदार था तो जो राहुल जी ने आरोप लगाए थे, आप उनके जवाब देते, जनता के सामने राहुल गांधी के आरोपों को आप खारिज करते, और अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो आप मानहानि का मुकदमा करते। लेकिन कुछ है नहीं, आप केवल भाषण देंगे वहाँ पर बैठ के। पहले वाले राजीव कुमार थे, वो शायरी सुनाते थे, ये हैं तो भाषण देते हैं। इस देश को भाषण और राशन नहीं चाहिए, इस देश को संवैधानिक न्याय चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए। ये जो वोट की चोरी हो रही है, इस चोरी को कोई बर्दाश्त नहीं करे। आप भी मानते हैं चोरी हो रही है? डेफिनेटली हो रही है, इसमें कोई शक है क्या? चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है सर। चुनाव कौन सा एफिडेविट मांग रहा है? अखिलेश यादव ने दिया था ना 2018 में एफिडेविट। कितने एफिडेविट दिए थे? कुछ किए क्या? और क्यों एफिडेविट? आप होते कौन है एफिडेविट मांगने वाले? एफिडेविट क्यों? आप पर जो आरोप लगे चोरी के, और तर्क आप देखिए कि साहब महिलाओं की जो वो है गोपनीयता, वो भंग हो जाएगी। अभी मैंने एक दैनिक भास्कर का मैं देख रहा था कार्टून, उसमें एक चोर आता है और वो ज्वेलरी की दुकान में वो कहता है कि महिलाओं की तुम गोपनीयता भंग करते हो, यहाँ CCTV लगाए हो। ये चलेगा देश में? ये चोर हैं जो कह रहे हैं CCTV मत लगाओ, वो गोपनीयता भंग हो रही है। कौन सी क्या वहाँ वोट डालना अश्लीलता है क्या? चुनाव आयोग बताए कि वोट डालना अश्लीलता है कोई? इस देश का सबसे बड़ा राइट, बुनियादी राइट जो सदियों के बाद मिला, इस देश में मनुस्मृति के आधार पर जो शासन चल रहा था, पेशवाई दौर में क्या हो रहा था? अभी ज्योतिबा फूले पर जो आई है मूवी, देखा लोगों ने, समझ में आया लोगों ने कि पेशवाई दौर में क्या हो रहा था। तो वो लोग ये बहाना करते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, नहीं देते हैं तो जो राहुल जी ने कहा है कि जाओगे कहाँ, आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी और उसके बाद विदेश भागोगे कि कहाँ भागोगे? वहाँ भी ED CBI जाएगी, वहाँ भी पुलिस जाएगी, वहाँ भी आपको लाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा और कोर्ट में आपकी पेशी होगी। ये सारा होगा, ये आप भाग नहीं सकते।
आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन सवालों के जवाब देते। मुझे अच्छा लगता है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि ये आरोप निराधार हैं और उसके ये प्रमाण हैं। अच्छा होता। पहली जो प्रक्रिया करनी चाहिए थी चुनाव आयोग को कि जो भी आरोप लगे, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, चलिए लीडर ऑफ अपोजिशन ना भी हो, देश का एक भी नागरिक ये सवाल उठा सकता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पहले वो उसकी जांच कराता। कोई भी आरोप आप जांच में गलत पाए जाते, आप देश के लोगों के सामने पेश करते और कहते कि देखिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो गलत हैं, अब वो माफ़ी मांगे या फिर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। राहुल गांधी करते, लेकिन आप आरोपों के जवाब नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी 1 सप्ताह के बाद क्या करेगा चुनाव आयोग? ना राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे और ना वो कुछ करेंगे। चुनाव आयोग क्या करेगा बताइए मुझे? अभी महाभियोग लेकर के आ रहा है विपक्ष। ये चुनाव आयोग ये नहीं सोचे कि लोग आप कुछ भी लूट करेंगे। नंबर सबका आएगा, जितने भी शामिल हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई में बैठे लोग हों, चाहे चुनाव आयोग में बैठे लोग हों, चाहे सत्ता में बैठे। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कांग्रेस अगर आएगी तो जो अम्बेडकरवादी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनका हित होगा? नहीं, सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक आइडियोलॉजी का नहीं है। राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान जो हमारा है वो सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके साथ न्याय होगा। सवाल सामाजिक न्याय का। एजेंडा तो सबका साथ सबका विकास का लेकर के बीजेपी भी चल रही है ना सर, सबका भला कर रही है, वो कह रही है, एक एक आदमी का विकास कर रही है, किसानों को लेकर के, गरीबों को लेकर के। आप देखिए ईद बकरीद में कितना तोहफा बांटा है मुस्लिम समाज को। हाँ, देखिए एजेंडा तो उनका 2047 में, और अभी तो विश्वगुरु भारत बन चुका है, आपको मालूम है कि नहीं? बन चुका है। ट्रंप रोज कह रहे हैं कि विश्वगुरु भारत है और हम उसको सैल्यूट करते हैं, है ना। ये लफ्फाजों की सरकार है। सबका साथ सबका विकास, मैं तो और उसके जाके सबका विश्वास। मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? दलितों के साथ आप क्या कर रहे हैं? इस देश के 78% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नापसंद करते हैं। देश लोगों से चलता है, प्रधानमंत्री से नहीं चलता है। देश सरकार से नहीं चलता है, नागरिकों से चलता है। आपकी जितनी भी लफ्फाजी है वो लोग अब समझ चुके हैं। ये नारेबाजी है, नारेबाजी तो वो भी है, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जानते हैं उसका बजट कहाँ खर्च हुआ? उसका बजट, महिलाओं की शिक्षा का बजट 70% विज्ञापन पे खर्च हुआ। नारे लेकर के क्या करेंगे? नारे खाएंगे लोग क्या? नारे क्या करेंगे? नारे से रोजगार मिलेगा क्या? लोगों का जीवन क्या बेहतर होगा नारे से? दिल्ली में वायु प्रदूषण है, नारा लगा दीजिए वायु शुद्ध है, हो जाएगी वायु शुद्ध। नारे से नहीं होता है, काम करने से होता है। और राहुल गांधी जी जिसके लिए उतरे हैं सड़क पर, वो व्यक्ति जिसकी 3 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री, लेकिन वो परिवार जिसने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया आतंकवाद, वो व्यक्ति आज सड़क पर चल रहा है। क्यों? क्या ज़रूरत थी उसको? कुछ तो हाँ चाहता है, कुछ बदले और कम से कम लोगों का कल्याण। अच्छी बात ये है कि ये जो देश है वो लोकतंत्र है, वो डेड नहीं है। मैं देश के लोगों को सैल्यूट करूंगा। बहुत लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं, अरे वो सब लोग सांप्रदायिक हो गए हैं और मोदी की लहर चल रही है। मैं कहता था नहीं, इस देश के लोगों में बड़ा विवेक है। जो लोग समझते थे नहीं वो बह गए हिंदुत्व की धारा में, कतई नहीं। इस देश के लोग बहुत धैर्यशाली हैं, बहुत उदार हैं। एक बार मोदी जी आए, उन्होंने विश्वास किया कि चलो नोटबंदी में आपने मारा, एक बार और मोदी जी को लाते हैं, हो सकता है कुछ। ये इस देश के लोगों की उदारता है। लेकिन आपने कोरोना काल में क्या किया? रोजगार के लिए आपने क्या किया? अपने एजुकेशन पे क्या किया? सारा अभी 66 बच्चों का वजीफा, अगर मैं दलित की ही बात करूं, जो फेलोशिप मिलती थी विदेश भेजने की, आप कहने बजट नहीं है। प्रधानमंत्री दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, ये इस पर कितना खर्च होता है? इतनी विदेश यात्राओं से क्या निकला? कितना खर्च हुआ? 66 विद्यार्थियों को आप इस देश के बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, आपके पास बजट नहीं है। तब आप केवल दलितों, पिछड़ों को, उनको जाहिल बना करके रखना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ने देना चाहते, क्योंकि इनको डर है कि एक डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ करके आया था अमेरिका और इंग्लैंड से,
उसने इनके पूरे ब्राह्मणवाद को, इनके पूरे मनुवाद को ख़त्म करके रख दिया, संविधान को लागू कर दिया। इनको प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, बंद नहीं कर दिए, बंद कर रहे हैं, शराब के ठेके खोल रहे हैं साहब। मैंने तो बहुत पहले एक ट्वीट किया था कि इस देश में दलितों के मोहल्ले में शराब के ठेके खोले जाते हैं और मुसलमानों के मोहल्ले में पुलिस के थाने खोले जाते हैं। एक समाज को डरा करके रखा जाता है, दूसरे को नशेली बनाया जाता है, ताकि वो ये पूरी साजिश है मनुवादियों की। अच्छा सर, यूपी में जो पीडीए की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पीडीए कुछ कमाल करेगा 2027 में? निश्चित, क्योंकि जो मामला 24 का था सर, वो अलग था। 24 में आप संविधान की, अम्बेडकर जी की संविधान के खतरे की बात हो रही थी, लेकिन 27 का समीकरण अलग रहेगा ना कुछ, आप लोग? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि 2024 में एक नैरेटिव बना, इस देश के दलित और पिछड़ों को ये लगा, आदिवासियों को लगा कि संविधान पर खतरा है। इसलिए विपक्ष की तैयारी नहीं होने के बावजूद उन्होंने हराया मोदी को, और अगर चुनाव आयोग नहीं होता तो आंकड़ा 100 भी नहीं पहुंचता, जो 240 पे पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि इधर प्रताड़ना इतनी हो रही है, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों पर बड़ी मार पड़ी है, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। दुख इस बात का है कि जिस समाज ने बीजेपी को वोट किया, अति पिछड़ा समाज, दलित में एक बड़ा हिस्सा था जो बीजेपी के साथ गया, उसके बच्चों की शिक्षा, उसके सपने आपने छीन लिए और उनके हाथ में डंडे आप पकड़ा रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जो गुंडाई चल रही है इस पूरे राज्य में, वो किसने नहीं देखी? सबको मालूम है कि कौन प्रताड़ित कर रहा है, आरोप किस पर लग रहा है। लेकिन हाथरस में क्या हुआ था, जो आरोपी थे उनकी सभा हो रही थी और जो दलित समाज की बेटी का परिवार था उसको धमकी दी जा रही थी, संरक्षण मिला हुआ था। जिस मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उस परिवार को एक नौकरी देंगे, वो पलट गए, बाद में विधानसभा में बोल करके पलट गए। तो ये दलितों के साथ जो आप कर रहे हैं, तो ये प्रताड़ना जो लगातार बढ़ रही है, अखिलेश यादव का पीडीए का जो फॉर्मूला है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण राहुल गांधी जी की लोकप्रियता और उनका सामाजिक न्याय का जो एक तरह से नायक बन करके वो उभरे हैं, वो एक बड़ा कमाल। दोनों लोग एक साथ हैं, इसलिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें ये अब कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन कम कौन ज़्यादा है। अखिलेश यादव की लगातार उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है, लगातार वो काम कर रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, अभी जैसे पीडीए पाठशाला चल रही थी, बड़ा मैसेज जा रहा था। राहुल गांधी जी पूरे देश में एक दलितों पिछड़ों के एक महानायक बन करके सामने आए हैं, सामाजिक न्याय के संरक्षक बन करके सामने आए हैं, और वो लगातार एजेंडे पर बात कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन इतना बढ़ाना है, हमें बैकलॉग की भर्तियां करनी है, एनएफएस क्यों हो रही है, इस पर वो सवाल कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना हम कराएंगे। तो सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं उस पर दो टूक राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं, और वादा ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है, दिखाया है। तेलंगाना में, कर्नाटक में उन्होंने दिखाया है, वजीफे मिल रहे हैं, और वहाँ पे जातिगत जनगणना हुई है, वहाँ पे वो लगातार रिजर्वेशन को उन्होंने वर्गीकृत किया है। ये सारा काम वहाँ पे चल रहा है। तो उदाहरण भी है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी सिर्फ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सवाल कांग्रेस से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो छोड़ा ही नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा होगा, डेफिनेटली होगा। हम लोग विशुद्ध राजनीतिक लोग नहीं हैं, और मैं उस वहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कह रहा हूँ। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाबा साहब के नैतिक सिद्धांतों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, अगर वो उन राज्यों में अप्लाई नहीं होगा तो बात करेंगे कि साहब आपने जो कहा, हम तो उसकी वजह से आए हैं ना आपके साथ, तो वो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी जितने संवेदनशील हैं वो करेंगे, दिल से वो बात निकल रही है उनके, और वो करेंगे। एक सवाल सर लास्ट में है, जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो आपने ज्वाइन कर लिया, आपके लिए घातक होगा, और बीजेपी को ज्वाइन करते तो वो लोग खुश होते हैं। तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो खुश हैं वो खुश रहें, जो दुखी हैं वो अपना दुखी रहें। हम सुखी हैं, हम खुशी और दुखी से परे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने जो किया वो सही किया, और मुझे ये रास्ता इस समय लेना ज़रूरी था, और मैं उस रास्ते पर। लेकिन एक बात आपसे भी कह दे रहा हूँ,
कि बाबा साहब के रास्ते पर ही चलूँगा, कभी डिगूँगा नहीं, कभी भटकूँ तो ये वीडियो दिखा दिया जाए मुझे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। मैं बहुत होशो हवास में हमेशा रहूँगा, और जिस दिन नहीं रहूँगा, मुझे लगता है उस दिन मेरी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। तो ये रविकांत सर थे, जिनका कहना है कि भाई बहुत सोच समझ के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, और जो अंबेडकर जी की एक लाइन है उसी के साथ उनको चलना है। अगर कांग्रेस भी उस लाइन से हटती है तो उनका भी अगर जरूरत पड़ेगी तो जवाब दिया जाएगा। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।